हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे एमपी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमारा अध्याय 3 चल रहा है। न्यू सिलेबस है आपका 2024 और 25, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 6 है। तो उदाहरण नंबर 6 में क्या कह रहा है, पहले हम प्रश्न को गौर से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, फिर हम आगे सवाल को हल करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकान में 2 पेंसिल, ठीक है ना, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल ₹9 है। रबड़ जानते ना, जो मिटाने वाला, पेंसिल का लिखा हुआ जो मिटाता है। और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल ₹18 है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल ₹9 है, 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल ₹18 है। तो एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल कितना होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस सवाल को हम 2 तरीकों से लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम मान लेते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल X रुपए, माना एक पेंसिल का मूल X रुपए तथा रबड़ का मूल Y रुपए है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये पहला हमारा प्रश्नानुसार प्रश्न में पहली शर्त क्या कह रही है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल ₹9 है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार यानी पहली शर्त हमारी क्या कह रहा है यहां पर कि 2 पेंसिल को हमने क्या माना है X, तो ये हो जाएगा क्या 2X प्लस रबड़ 3Y बराबर 9। ये हो गया हमारा नंबर 1 समीकरण, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर दोबारा दूसरी शर्त हमारी क्या कह रही है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल ₹18 है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि द्वितीय शर्तानुसार प्यारे बच्चों। तो दूसरी शर्त क्या कह रहा है इसमें कि 4 पेंसिल को हमने माना है X और रबड़ को माना है हमने Y। तो 4 पेंसिल प्लस 6 मतलब 4X प्लस 6Y बराबर 18। तो ये दूसरा समीकरण हो जाएगा हमारा 4X प्लस 6Y बराबर 18। ये हो गया हमारा नंबर 2 समीकरण, ठीक है ना। तो हम पहले तरीके से इसको हल कर रहे हैं, फिर दूसरा तरीका भी आपको बता देंगे, तो आपको जो अच्छा लगेगा आप उससे हल कर लेना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 समीकरण हो गया। हम इसको प्रतिस्थापन विधि वाला एग्जाम्पल है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो हम अब समीकरण 1 का यूज करेंगे। अब समीकरण 1 से भैया समीकरण 1 हमारा क्या है, ये वाला है ना। तो हम लिख रहे हैं 2x धन 3y बराबर 9। 2x धन 3y बराबर 9 ये हमारा समीकरण है। हम इनका क्या कर रहे हैं, पक्षांतरण कर रहे हैं। क्या पक्षांतरण। तो जब हम इनका पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3y का पक्षांतरण होगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3y, ये प्लस है इधर प्लस 3y इस पार आएगा। देखिए इधर 9 ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 माइनस 3y। और ये देखिए 2 काहे में है, इधर गुणे में है x के, तो ये काहे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x बराबर 9 माइनस 3y बटे 2। ये आपका बन जाएगा नंबर 3 समीकरण। तो इक्वेशन 3 बन गया ये आपका, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नो होनी चाहिए, यानी कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर ये देखना है कि ये हमारा x बराबर 9 माइनस 3y बटा 2, ये हमारा बन गया नंबर 3
समीकरण, ठीक है ना। अब समीकरण 3 से जो हम x का मान प्राप्त किए हैं तो उसको काहे में रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से बनाया हमने समीकरण 3, तो जो समीकरण 3 का मान होगा हम उसको काहे में रखेंगे, 2 में। अगर हमने समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाया होता तो समीकरण 3 का मान किस में रखते हम, 1 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि समीकरण 3 से प्राप्त x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है बच्चों। अब देखिए समीकरण 2 आपका क्या है, 4x धन 6y बराबर 18 ये है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि 4x प्लस 6y बराबर 18। यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, x बराबर हमें क्या रखना है, 9 माइनस 3y बटा 2 x की जगह पर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 4 है तो x की जगह पर हम रखेंगे 9 माइनस 3y और बटे में 2 बराबर, ठीक है ना। फिर देखिए प्लस यहाँ पर 4x धन 6y बराबर 18, तो यहाँ पर 6y है तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6y बराबर 18। समझ में आया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ नीचे बटे में 2 है, तो 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, ये कट गया, ठीक है ना। जब ये कट गया यहाँ पर तो अब 2 का अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई, 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 नमा 18 माइनस 2 त्याई 6y और इधर हो जाएगा प्लस 6y बराबर 18। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, गौर कीजिए कि माइनस 6y और प्लस 6y की ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 18 बराबर 18। क्या बचा, 18 बराबर 18। अब ये कंडीशन कब होती है कि जब दोनों पक्ष में मान बराबर आ जाए। ये कंडीशन तब होती है जब दोनों समीकरण समान होते हैं, यानी दोनों समीकरण सेम होते हैं। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि रेखाएं समपाती हैं, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। तो हमें थोड़ा सा ये हिंदी यहाँ पर पुट कर देना है, लिख देना है कि यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है, इससे y का कोई मान हल के रूप में प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं प्राप्त हुआ y का मान, क्योंकि यहाँ पर y कैंसिल हो गया। कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि ये समीकरण समान है, ठीक है ना। और लिख देना है हमें, इसलिए x का कोई निश्चित मान प्राप्त नहीं हुआ। जब हमें y का मान नहीं प्राप्त होगा तो x का मान भी प्राप्त नहीं होगा। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई कि दोनों समीकरण एक ही हैं, अतः समीकरण 1 व 2 के अनंतः अनेक हल हैं, यानी इसके कोई एक निश्चित हल नहीं है, इसके कई हल हैं, अनेक, ठीक है ना, कई तरह से इसके हल हैं, ठीक। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती तो केवल एक हल होता है जिसको हम अद्वितीय बोलते हैं। रेखाएं समांतर होती तो कोई भी हल नहीं होता। जब इस तरह हल करते समय दोनों पक्ष में मान बराबर बराबर आ जाए तो समझ लीजिए कि इसके कई हल हैं, ठीक है ना। तो इतना आपको लिख देना है। अगर इतना नहीं लिखना है तो आप केवल इतना लिख सकते हो कि चूंकि x व y के निश्चित मान प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए समीकरण 1 व 2 के अनंतः अनेक हल हैं, ठीक है ना। इतना लिख देना है। ये हो गया आपका पहला तरीका, ठीक है ना। अब हम दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं, ठीक। वीडियो पर बने रहिएगा। तो यहाँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा तरीका बताते हैं। ये पहला तरीका था आपका, पहला तरीका आप सीख चुके हैं। दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका में हम वही चीज करेंगे। यहाँ पर मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपए है, ठीक है ना। तो प्रथम शर्त अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य रुपए 9 है, तो 2x धन 3y बराबर 9, ये हमारा बन गया नंबर 1 समीकरण, ठीक है ना बच्चों। फिर द्वितीय शर्त अनुसार आपका क्या है, 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य रुपए 18 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x धन 6y बराबर 18, ये आपका हो गया नंबर 2 समीकरण, ठीक है ना। समझ में आया इतना। अब देखिए यहाँ पर ये वाला समीकरण 4x धन 6y बराबर 18 है ना, तो यहाँ पर हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर
इसमें इनमें किसका भाग चला जाएगा, यानी 2 का भाग चला जाएगा। तो इधर हम क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जब इधर हम कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, 2 दूना, ठीक है ना, 2x प्लस 2 त्याई 6y यानी 3y बराबर 18। ये अब देखिए इधर गुणे में है तो उधर काहे में जाएगा, भाग में। तो ये बचेगा आपका 2x धन 3y बराबर 18। ये गुणे में है इधर तो भाग में चला जाएगा तो 18/2। तो ये आपका बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 2 एकम 2 2 नमा 18, यानी कितना आ गया, 9। तो यहाँ पर देखिए ये वाला समीकरण दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम द्वितीय शर्त अनुसार तो इस तरह इसको मान लेंगे आप नंबर 2 समीकरण, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है, 2x धन 3y बराबर 9, 2x धन 3y बराबर 9। तो जब दोनों समीकरण बराबर हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 समान है, समीकरण 1 व 2 समान है, इसलिए ठीक है ना, इसलिए समीकरण 1 व 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। इस तरह हमें इस सवाल को लगा देना है, बस इतना आप कर दोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप चाहे पहला तरीका इस्तेमाल कीजिए या कि आप दूसरा तरीका इस्तेमाल कीजिए, सवाल इस तरह से लगाना है। उसमें क्या होगा कि मान बराबर आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर यहीं पर हम इसको समीकरण को बराबर कर दिए, समीकरण बराबर हो गया। जब समीकरण बराबर होते हैं तो हमारी रेखाएं कुछ इस तरह जाती है, एक के ऊपर एक, ठीक है ना, दूसरी रेखा। तो इस तरह की रेखाओं को हम संपाती रेखा कहते हैं। और जब संपाती रेखा होती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि यह रेखा एक दूसरे को प्रत्येक बिंदुओं पर काटती है, ठीक है ना। तो इसके अनंतः अनेक हल होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह इस सवाल को आपको लगाना है, ठीक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारा सपोर्ट करिए। चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।